नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम पर। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी लगातार कंटिन्यू चल रही होगी। तो साथियों, आइए आज हम हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक कंप्लीट होने से रह गया था उसको पूरा कंप्लीट करते हैं साथियों। तो आइए मित्रों, जैसा आप जानते हैं हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम है राजस्थान ज्योग्राफी। क्या नाम है? राजस्थान ज्योग्राफी। और उसमें भी कौन सा तंत्र? अपवाह तंत्र। और इस ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान में भी हमने अरेबियन सी का ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीट कर लिया था और जो इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया था। अभी हमारा बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी वाला अपवाह तंत्र चल रहा है और उसमें हमारी जो लास्ट नदी हम पढ़ रहे थे उसका नाम था चंबल नदी। साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार जांगिड़ आरपीएससी सेक्शन में टीचर हूँ राजस्थान ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी के लिए। राजस्थान ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में दोनों आपको पढ़ाता हूँ। इस समय मैं राजस्थान ज्योग्राफी के लिए आपके साथ हूँ। जो आरपीएससी की एग्ज़ाम और आरएसएम एसएसबी का जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, क्विजेस, डाउट क्लियरिंग सेशन, ये सभी साथियों उसके अंदर आपको मिलते हैं। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं साथियों। क्या फ़ायदे हैं? सभी एजुकेटर के द्वारा लेने वाली क्लासेज आपको मिलेगी, पूरी तैयारी कंप्लीट होगी, अनलिमिटेड लाइव क्लासेज मिलेगी, प्रश्नोत्तरी होगी, डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, टेस्ट सीरीज, सही गाइडेंस, सब कुछ मिलेगा साथियों। आपको करना क्या है? अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है, रजिस्ट्रेशन करना है, आपके पास ओटीपी आएगा तो फिर आपको कंफर्म करना है, आरपीएससी सेक्शन में जाना है और विष्णु कुमार जांगिड़ को सबसे पहले फॉलो करना है, जिससे आने वाली क्लासेज और टेस्ट सीरीज, जैसे कल राजस्थान ज्योग्राफी का टेस्ट लगा था और आने वाले कल भी राजस्थान ज्योग्राफी का टेस्ट है, तो वो आपको उसकी सूचना इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलते रहे। अगर आप प्लस कोर्सेज लेना चाहते हैं तो ध्यान रखना दोस्तों, 12 महीने के लिए अगर आप कोर्स लेते हो तो केवल 583 रुपये महीने के अंदर कोर्स अवेलेबल है। यानी आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है वो है अराउंड 58%। ठीक है। अगर 24 मंथ्स के लिए कोर्स लेते हो साथियों तो केवल 350 रुपये महीने में आप कोर्स ले सकते हो और आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है साथियों वो है 75%। ठीक है, ये आपको डिस्काउंट इसके अंदर मिल रहा है साथियों। अगर आप विष्णु 10 इस रेफरल कोड का यूज करते हो तो यू विल गेट ऑल्सो 10% डिस्काउंट, यानी 10% एक्स्ट्रा अतिरिक्त छूट मिलेगी आपको अगर आप विष्णु 10 का यूज कर रहे हैं तो साथियों। ठीक है, तो ये तो रही बात काम की। अब करते हैं पढ़ाई की। हमारी नदी चल रही थी साथियों जिसका नाम है चंबल नदी। चंबल नदी जो है हमारे मध्य प्रदेश में इसका ओरिजिन होता है और ये राजस्थान के जो है भैंसरोडगढ़ यानी जो चित्तौड़गढ़ वाला पार्ट है वहाँ से एंटर होती है। उसके बाद इसमें बामनी नदी आकर मिलती है और उसके बाद में कोटा और बूंदी की सीमा बनाती है और सवाई माधोपुर के पास से निकलते हुए आगे जो है हमारे करौली और धौलपुर के अंदर बहती है। इस नदी के ऊपर 4 बांध बनाए गए हैं जिसकी चर्चा मैंने आपसे कर ली थी। 4 बांधों के नाम क्या है? गांधी सागर बांध जो कहाँ पर है? हमारे मध्य प्रदेश में है। राणा प्रताप सागर बांध जो चित्तौड़गढ़ में है। कोटा बैराज और उसके अलावा जो है जवाहर सागर बांध, ये दोनों हमारे कोटा में है। इस नदी का पुराना नाम चमनवती, कामधेनु और बारहमासी है। ठीक है ना, इसे कामधेनु कहा जाता है। और ये कहाँ से निकलती है साथियों? ये हमारे जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है ना, और ये विंध्यन कागार जो है वहाँ से निकलते हुए आगे बहती है। 84गढ़ में राजस्थान में एंटर होती है और कोटा के अंदर ये एक बहुत गार्ज बनाती है यानी गहरी खाई बनाती है और यहीं पर चूलिया जलप्रपात है। इसके ऊपर जो कहाँ पर है? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? भैंसरोडगढ़ में चूलिया जलप्रपात है साथियों। बात समझ गए आप? उसके बाद देखिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसके अंदर तो हमें पता लगता है साथियों कि ये नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। ठीक है ना, एक का नाम है कोटा, एक का नाम है बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली। ठीक है ना, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में एंटर होती है और इटावा के पास में मुरादगंज नामक स्थान पर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। ये 12 महीने बहने वाली नदी है और ये सिंचाई के लिए, विद्युत के लिए, सब जगह सभी तरह से काम में आती है। और राजस्थान में भारत में इसकी लंबाई है वो है 966 किलोमीटर और नई लंबाई है सैटेलाइट के माध्यम से ली हुई 1051 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई है अकॉर्डिंग टू हरिमोहन सक्सेना 135 किलोमीटर।
अकॉर्डिंग टू प्लानिंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑफ राजस्थान के अकॉर्डिंग 226 यानी 226 किलोमीटर। राजस्थान में टोटल लंबाई 322 किलोमीटर है, यानी राजस्थान के जो 6 ज़िले हैं, जो हमारे चित्तौड़गढ़ है, कोटा है, बूंदी है, सवाईमाधोपुर है, करौली है, धौलपुर, इन 6 जिलों में अगर लंबाई देखें हम तो वो लंबाई 322 किलोमीटर है साथियों। आगे बात समझ में आपको, ये बात हमने देख ली थी। अब उसके आगे देखते हैं साथियों, इस नदी के ऊपर एक हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है। क्या बना हुआ है? लटकता हुआ झूला बना हुआ है। ये लटकता हुआ हैंगिंग ब्रिज है, ये चंबल नदी पर है साथियों। और कहाँ पर है? कोटा जिले में है। कहाँ पर है? कोटा जिले में। चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी की बात करो तो उस नदी का नाम है बनास नदी। चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम क्या है? बनास नदी। चंबल नदी जो है सबसे ज़्यादा अवनाली का अपरदन करती है साथियों। अवनाली का अपरदन कौन सी नदी करती है? चंबल नदी करती है। अब आप कहोगे कि साहब अवनाली का अपरदन होता क्या है? तो साथियों, अवनाली का अपरदन जो है इसका मतलब ये है कि जैसे मान लिया ये बनास नदी है, एक बार अच्छे से समझ लेना, ये बनास नदी है और ये हमारे जो है चंबल नदी है। ये बनास नदी का पार्ट है, ठीक है साथियों, और ये चंबल नदी का पार्ट है। पार्ट का मतलब है ये जिस जगह पे बहती है ना, सामान्य तो वो चौड़ाई पार्ट कहलाती है। इसके इस तरफ रेत के भंडार हैं और इसके इस तरफ रेत के भंडार हैं, और इसके इस तरफ ग्रेनाइट के भंडार, ग्रेनाइट की चट्टानें हैं। यानी इसके इस तरफ क्या है? ग्रेनाइट है, और इसके इस तरफ भी क्या है? ग्रेनाइट है। ठीक है साथियों। अब वर्षा का सीजन आ गया है, वर्षा ऋतु आ गई है, और वर्षा ऋतु में बनास नदी में पानी ज़्यादा आ गया तो इसका पार्ट और चौड़ा हो जाएगा, यानी इसका पार्ट और चौड़ा हो जाएगा और ये इतनी चौड़ाई के अंदर बहने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ क्या है? रेत है, इसलिए रेत बह जाएगी। तो ये तो होता है सामान्य अपरदन। लेकिन जब चंबल नदी के दोनों तरफ हम देखते हैं तो यहाँ पर ग्रेनाइट है, और ग्रेनाइट जो है टूट इतना आसानी से नहीं टूटता जितनी आसानी से रेत बह जाती है। इसलिए ये नदी अपने चौड़ाई में नहीं फैल सकती, इसलिए ये नदी अपने आप को गहरी करती जाती है। क्या करती जाती है? गहरी करती जाती है। जब ये नदी गहरी करती जाती है तो चौड़ाई में नहीं बढ़कर गहराई के अंदर ज़्यादा हो जाती है, और इसी प्रकार के अपरदन को क्या बोलते हैं हम? अवनालिका अपरदन, यानी गुली इरोजन। बात समझ गए? इसी को हम क्या बोलते हैं? अवनालिका अपरदन बोलते हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा अवनालिका अपरदन करने वाली नदी का नाम क्या है? चंबल नदी है। इसको ध्यान रखना, भूलना नहीं है आपको, ठीक है। आगे देखो, सतही जल, अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा सतही जल की मात्रा किस नदी में है साथियों, तो चंबल नदी में है। किस नदी में है? चंबल नदी में है। चंबल नदी 12 महीने बहती है और जो है सतही जल की सबसे ज़्यादा मात्रा लेकर चलती है साथ में ये चंबल नदी। आगे देखो, यहाँ पर उत्खात भूमि भी है। चंबल नदी जिस क्षेत्र में बहती है उस क्षेत्र में उत्खात भूमि है, यानी बेडलैंड टोपोग्राफी है। उत्खात भूमि का मतलब क्या होता है साथियों? एक होता है डांग और एक होता है बीहड़। डांग और बीहड़ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये अनियमित पहाड़ियों का समूह है। पहली बात तो कैसा समूह है? अनियमित पहाड़ियों का समूह है। और दूसरा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कृषि कार्य नहीं किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार की जो भूमि होती है उसे डांग या बीहड़ कहते हैं, और ये उत्खात भूमि यानी बेडलैंड टोपोग्राफी के अंतर्गत आती है। जो डांग है, डांग की रानी करौली को कहते हैं, इस बात को भूलना नहीं है, आपको ध्यान रखना। डांग की रानी किसे बोलते हैं? करौली को बोलते हैं, डांग की रानी, ठीक है साथियों। चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात जो है किस नदी पर है? हमारे चंबल नदी पर है। और कहाँ पर है? ये बेसरोडगढ़ में है। और बेसरोडगढ़ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ये कौन सी दो नदियों पर है? एक नदी है बामनी और एक नदी है चंबल। इन दोनों नदियों के संगम के ऊपर ये बना हुआ है। इसकी ऊंचाई जो है 18 मीटर है, और ये राजस्थान का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा झरना है, सबसे ऊंचा वाटरफॉल है चूलिया जलप्रपात। कई बार एग्जाम में आया है और आगे भी कई बार आने की पूरी संभावनाएं हैं साथियों। दो आपको फोटो दिखाई दे रही है, एक का नाम है ऊद बिलाव। क्या नाम है? ऊद बिलाव। और एक का नाम है घड़ियाल। तो साथियों ये तो है हमारे ऊद बिलाव, ठीक है, एक जलीय जीव है। और ये हमारी है घड़ियाल, यानी एलिगेटर। मगरमच्छ नहीं है, घड़ियाल है। तो ये जो हमारे चंबल नदी है, ये इन दोनों जीवों को क्या करती है? संरक्षित करती है। क्या करती है दोस्तों? इन दोनों जीवों को संरक्षित करती है। और मध्य प्रदेश वाले एरिया के अंदर, इसके अंदर गंगा डॉल्फिन, कौन सी डॉल्फिन? गंगा डॉल्फिन, ये भी एक जीव है। इन तीनों जीवों का संरक्षण कौन करती है? ये जो हमारी चंबल नदी है ना, ये करती है। अभी 3 दिन पहले ही एक दुख भरी घटना हुई कि चंबल नदी के अंदर कोटा से बूंदी की तरफ पार करते हुए चंबल नदी के अंदर एक नाव डूब गई, जिसके अंदर बहुत सारे, 1 दर्जन से जब मतलब बहुत सारे 10-12 से ज़्यादा लोग वहाँ पे मारे गए हैं। तो मारने का मतलब ये है कि एक तो नदी जो है
गहरी बहुत ज़्यादा है इसलिए डूब जाते हैं। दूसरा, इस तरह के जानवर वहाँ पर है, मगरमच्छ या फिर घड़ियाल जैसे जानवर है, तो वो क्या करते हैं, उन्हें खा जाते हैं साथियों। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किस नदी का संरक्षण करती है, तो गंगा डॉल्फिन 1, ऊदबिलाव 2 और घड़ियाल 3। उसके आगे चलते हैं तो साथियों, ये गांधी सागर बांध है। ये कौन सा सागर बांध है? ये गांधी सागर डैम है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था, और यहाँ से 115 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होता है। दूसरा ये डैम है, ये हमारे जो है जवाहर सागर डैम है। कौन सा सागर डैम? जवाहर सागर डैम है। ये हमारे राणा प्रताप सागर डैम है, और ये वाला जवाहर सागर डैम है। ये हमारे कौन सा डैम है? राणा प्रताप सागर डैम है, जो कि हमारे कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है राणा प्रताप सागर डैम। और इस राणा प्रताप सागर डैम से 172 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होता है, ये आप जानते हो। और ये जो डैम है हमारी, ये है हमारी जवाहर सागर डैम। देख लो, आप फोटो देख लो इसकी, फिर मत बोलना कि घुमाया नहीं है। जवाहर सागर जो डैम है साथियों, ये कहाँ पर है हमारे? ये हमारे कोटा में है, और इस जवाहर सागर डैम से 99 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है साथियों। तो देखो, ये गांधी सागर डैम है, देख लो कितना बड़ा है, कितना भारी है। उसके बाद में ये देखो हमारे राणा प्रताप सागर, देखो एक आदमी दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा। अब देख लो ये कितना बड़ा डैम, अंदाज़ा लग जाएगा आपको। उसके बाद में ये है हमारे जवाहर सागर डैम। एक चौथा डैम और है जिसे हम बोलते हैं कोटा बैराज। क्या बोलते हैं साथियों? कोटा बैराज। देखो, गांधी सागर डैम से, राणा प्रताप सागर से और जवाहर सागर, इन तीनों से बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन कोटा बैराज से बिजली का उत्पादन नहीं होता साथियों। इसका प्रयोग किस में किया जाता है? इरिगेशन में यानी सिंचाई में, और ड्रिंकिंग वाटर में यानी पेयजल के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है साथियों। ये बात हमने पहले कर ली है। राजस्थान के कुल अफवाह क्षेत्र का 20.90% कौन रखता है? हमारी चंबल नदी रखती है। राजस्थान की कुल अफवाह क्षेत्र का कितने प्रतिशत? 20.90% कौन रखता है? चंबल नदी रखती है, ध्यान रखना। ये भारत के 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। और राजस्थान के 6 जिलों में बहती है, जिसका नाम आप जानते हो। पहले जिले का नाम है चित्तौड़गढ़, दूसरे का नाम है कोटा, तीसरे का नाम है हमारे बूंदी, नंबर 4 सवाई माधोपुर, नंबर 5 करौली और नंबर 6 धौलपुर। 6 जिलों में बहती है। काली सिंध नदी की एक सहायक नदी है आहू। काली सिंध नदी मध्य प्रदेश से आती है, आहू नदी मध्य प्रदेश से आती है। काली सिंध की सहायक नदी है आहू। ये जहाँ पर मिलती है, जो इन दोनों का संगम है, उस संगम को हम बोलते हैं सामेला। क्या बोलते हैं साथियों? सामेला के नाम से जानते हैं। चंबल नदी राजस्थान में सबसे गहरी गार्ज यानी घाटी यानी सबसे गहराई में कहाँ बहती है साथियों? बूंदी के पास में एक जगह है केशोराय पाटन। कौन सी जगह है? केशोराय पाटन। यहाँ पर ये बहती है बूंदी में। सबसे गहरी गार्ज यहीं पे बनाती है। चंबल नदी जो है हमारे कोटा और बूंदी 2 जिलों की क्या बनाती है? फ्रंटियर का निर्माण करती है, सीमा का निर्माण करती है साथियों। किसका निर्माण करती है? सीमा का निर्माण करती है। कोटा और बूंदी की सीमा का निर्माण करती है चंबल नदी। अब इसकी सहायक नदियाँ देखते हैं। काली सिंध नदी साथियों, चंबल की सहायक नदी है काली सिंध, जिसका उद्गम कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश के देवास में होता है। मध्य प्रदेश के देवास में होता है। उसके बाद ये मध्य प्रदेश में बहने के बाद राजस्थान के झालावाड़ और कोटा में बहती है। राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? 2 जिलों में बहती है, झालावाड़ और कोटा में। और लास्ट में यानी अंत में ये नोनेरा कोटा के पास जाकर किस में मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है साथियों। ठीक है ना। इसकी कुल लंबाई आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपकी ये नहीं आएगी, क्योंकि ये नदी का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? मध्य प्रदेश से हो रहा है। ठीक है। आहू, उजाड़, निवाज और परवन इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं साथियों। एक इसकी प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है चंद्रभागा। क्या नाम है? चंद्रभागा, जो कि झालावाड़ के अंदर ही इसमें मिलती है। एक इसकी प्रमुख सहायक नदी का नाम है चंद्रभागा, जो कहाँ पर बहती है? झालावाड़ के अंदर बहती है, और इसी नदी के अंदर मिल जाती है। ये काली सिंध की प्रमुख सहायक नदी है साथियों। इसके अलावा नंबर 2 देखिए, आहू नदी। नंबर 2 क्या है? रिवर आहू। साथियों, जो आहू नदी है ना, बड़ी महत्वपूर्ण है। देखो, नंबर आहू नदी, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। राजस्थान में कहाँ पर एंटर होती है? झालावाड़। झालावाड़ का कौन सी जगह? नंदपुर। यानी झालावाड़ के नंदपुर में ये राजस्थान में एंटर होती है। और कहाँ पर मिलती है? झालावाड़ में ही काली सिंध पर मिलती है। यानी मध्य प्रदेश से इसका ओरिजिन हुआ, और ये राजस्थान में नंदपुर जगह है झालावाड़ में, वहाँ पर एंटर हुई, और उसके बाद में झालावाड़ में ही काली सिंध नदी में मिल जाती है। यानी आहू किसकी सहायक नदी है? काली सिंध की सहायक नदी है। तो साथियों, ये देखो, ये काली सिंध है, और ये कौन सी है? ये आपके आहू है। इन दोनों के संगम पर एक दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम है गागरोन दुर्ग। क्या नाम है? गागरोन दुर्ग। साथियों, गागरोन दुर्ग कहाँ पर है? झालावाड़ में है। और राजस्थान का क्या है? ये जल दुर्ग है। ये कई बार क्वेश्चन आ गया है, इस क्वेश्चन का विशेष ध्यान रखना आप।
कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये है गागरोन दुर्ग जो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है झालावाड़ में, ठीक है। तो ये इतनी ही इसकी बात है आहू की। उसके बाद देखिए परवन नदी। परवन नदी भी जो है हमारे मालवा का पठार मध्य प्रदेश से निकलती है। मालवा का पठार कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। इसके कुछ भाग जो है हमारे झालावाड़ और प्रतापगढ़ को भी टच करते हैं, जिन्हें मालव कहते हैं। उसके बाद ये झालावाड़ में बहती है, उसके बाद में ये बारा में बहती है, फिर कोटा में बहती है, और कोटा में जाकर किस में मिल जाती है? काली सिंध में मिल जाती है। यानी परवन भी किसकी सहायक नदी है? काली सिंध की सहायक नदी है। समझ गए ना बात। परवन नदी मालवा के पठार मध्य प्रदेश से निकलती है, झालावाड़ में बहती है, उसके बाद बारा में बहती है, और उसके बाद में कोटा में काली सिंध में मिल जाती है। यानी कितने जिलों में बही? परवन नदी झालावाड़, बारा और कोटा, यानी 3 जिलों में बही। साथियों बारा में इस नदी के किनारे शेरगढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? शेरगढ़। और बारा में ही परवन नदी के किनारे शेरगढ़ अभयारण्य भी है, जिसे हम सांपों की शरण स्थली कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है भाई ये, ठीक है ना। यानी परवन नदी मध्य प्रदेश से ओरिजिन हुई, झालावाड़, बारा और कोटा में बही और काली सिंध में मिली। उसके बाद में शेरगढ़ दुर्ग और शेरगढ़ अभयारण्य दोनों ही बारा में है और इस परवन नदी के किनारे है। और जो शेरगढ़ अभयारण्य है उसे सांपों की शरण स्थली कहते हैं, रेस्क्यू पैलेसेस ऑफ स्नेक्स। साथियों नेक्स्ट है पार्वती नदी। साथियों पार्वती नदी का ओरिजिन मध्य प्रदेश से होता है और ये बारा में बहती है, उसके बाद कोटा में बहती है। यानी बारा और कोटा, यानी पार्वती नदी कहाँ नहीं बहती है? झालावाड़ में नहीं बहती है, और कोटा में जाकर किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए, ये कोटा और बारा की क्या बनाती है? प्राकृतिक सीमा बनाती है। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोटा और बारा की प्राकृतिक सीमा कौन सी नदी बनाती है? पार्वती नदी। जबकि कोटा और बूंदी की प्राकृतिक सीमा कौन बनाती है? चंबल नदी। और साथियों इसकी एक सहायक नदी है छोटी सी, जिसका नाम है कूल नदी, जो भी मध्य प्रदेश में बहती है। यानी पार्वती की सहायक नदी का नाम क्या है? कूल नदी। यानी पार्वती कैसी है? कूल है। और पार्वती कहाँ बहती है? एमपी, बारा और कोटा। और फिर कहाँ पे मिलती है? चंबल नदी में। और ये कोटा और बारा की प्राकृतिक सीमा बनाती है। और इसकी सहायक नदी क्या है? पार्वती कैसी है? कूल है, तो इसकी सहायक नदी क्या है? कूल। साथियों एक नदी का नाम है कूनू नदी। कूनू नदी देखो मध्य प्रदेश में बहती है, उसके बाद में बारा में, वापस मध्य प्रदेश में। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, देखो यहाँ पर देखो ये एमपी से निकल रही है, उसके बाद में राजस्थान में, फिर वापस एमपी में, उसके बाद में फिर करौली के पास जाकर चंबल में मिल जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। एमपी से निकलती है, बारा में एंटर होती है, फिर वापस एमपी में एंटर होती है, फिर करौली के पास जाकर चंबल में मिल जाती है साथियों, ठीक है। इसकी एक सहायक नदी है छोटी सी, जिसका नाम है गुंजाली नदी, जो कि मध्य प्रदेश में बहती है, बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर आकर चंबल में मिल जाती है साथियों, ठीक है ना। ये गुंजाली नदी दूसरी है, कुनू से अलग है। आगे देखिए, एक नदी का नाम है बामनी नदी। बामनी नदी कहाँ पर बहती है साथियों? बेसरोडगढ़ में बहती है। और बेसरोडगढ़ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। और ये नदी कहाँ पर मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। ये बामनी नदी का दूसरा नाम क्या है? ब्राह्मणी नदी। क्या नाम है? ब्राह्मणी नदी। ये छोटी सी नदी है जहाँ पर चूलिया जलप्रपात बनता है ना, उसी जलप्रपात इसी नदी पर बनता है, बामनी और चंबल नदी पर, जो कहाँ पर है? बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। और बेसरोडगढ़ दुर्ग इसी नदी पर बना हुआ है। और इस नदी का दूसरा नाम क्या है? ब्राह्मणी नदी है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में बेसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर है, तो बामनी नदी और चंबल नदी के संगम पर है बेसरोडगढ़ दुर्ग, ठीक है साथियों। इसके अलावा हमने देखा था इसकी एक सहायक नदी है मेज। मेज सहायक नदी का जो है उद्गम कहाँ से होता है? बिजोलिया। और बिजोलिया कहाँ पर है? भीलवाड़ा। बिजोलिया भीलवाड़ा से इसका उद्गम होता है। उसके बाद ये बूंदी में बहती है, फिर कोटा में जाकर कौन सी नदी में मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है साथियों। जनवरी या फरवरी के अंदर यहाँ पर एक दुखद घटना हो गई थी। यहाँ पर एक बस गिर गई थी लाखेरी के पास में, इस नदी में, जिसके अंदर 20 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी भाई, ठीक है ना, निधन हो गया था उनका, जो बहुत दुखद घटना थी राजस्थान के लिए। मेज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बिजोलिया भीलवाड़ा से होता है। और ये बूंदी में बहती है, फिर कोटा में बहती है, ठीक है ना। उसके बाद चंबल में मिल जाती है। और देखो, जो मैंने आपको 4 दर्रे बताए थे, किस बात के दर्रे बताए थे? 4 आपको मेरे पास बताए थे, दर्रे बताए थे। कहाँ के? हमारे दक्षिण पूर्वी राजस्थान के 4 दर्रे बताए थे। लाखेरी का दर्रा, खटखट का दर्रा, चेतावास का दर्रा और रामगढ़ का दर्रा। याद आया कि नहीं आया? नहीं आया तो याद कर लो भाई, एग्जाम आने वाली है, ठीक है ना। तो ये खटखट दर्रे से निकलती है। मेज की एक सहायक नदी है जिसका नाम है मांगली नदी।
जो कि बूंदी में बहती है और भीमलत जलप्रपात का निर्माण करती है। ये मैं आपको जो है एक बार फिर क्या बता रहा हूँ मैं, भीमलत जलप्रपात यानी एक वाटरफॉल का निर्माण करती है भीमलत जलप्रपात, जो कहाँ पर करती है, बूंदी में करती है। कौन सी नदी पर है, मांगली नदी पर है। मांगली नदी किसकी सहायक नदी है, मेज नदी की सहायक नदी है। मांगली नदी कौन से जिले में बहती है, बूंदी जिले में बहती है। अगली बात देखिए, मांगली की एक सहायक नदी है छोटी सी जिसका नाम है घोड़ा पछाड़ नदी। कौन सी नदी है, घोड़ा पछाड़ नदी। ये किसकी सहायक नदी है, मांगली की। और मांगली किसकी है, मेज की। और मेज किसकी है, चंबल की, ध्यान रखना। और घोड़ा पछाड़ नदी कहाँ पर बहती है, भीलवाड़ा जिले में बहती है। कहाँ बहती है मित्रों, भीलवाड़ा जिले में। ये चंबल की सहायक नदियाँ चल रही है सारी, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये चंबल की सहायक नदियाँ देखी है आज, और ये बड़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये हमारी चंबल नदी क्या हो गई साथियों, कंप्लीट हो गई। उसके बाद में साथियों एक नदी आती है जिसका नाम है बनास नदी। क्या नाम है, बनास। बनास नदी की बेसिक जानकारी आज देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल में से कल देखेंगे। ये है साथियों बनास नदी। सबसे पहली बात तो बनास नदी कितने जिलों में बहती है साथियों, बनास नदी पहले बहती है राजसमंद में। राजसमंद से इसका उद्गम होता है। उसके बाद में चित्तौड़, उसके बाद में भीलवाड़ा, उसके बाद में अजमेर, फिर टोंक, फिर सवाई माधोपुर। ये देखो, ये राजसमंद, ये चित्तौड़, ये राजसमंद, ये चित्तौड़, ये भीलवाड़ा, ये अजमेर, ये टोंक और ये सवाई माधोपुर, ठीक है साथियों। साथियों इस नदी पर देखिए आप, 3 त्रिवेणी संगम है। एक त्रिवेणी संगम ये रहा भीलवाड़ा में, एक त्रिवेणी संगम ये रहा टोंक में, और ये त्रिवेणी संगम चंबल नदी पर है जो रामेश्वरम में है। इसमें हमने देखा था 3 नदियाँ, एक नदी का नाम है सीप नदी, एक का नाम है चंबल नदी, और एक का नाम है बनास नदी यहाँ पर आकर मिलती है। इसकी चर्चा हमने किस में कर ली थी, हमारी जो पीछे वाली नदी थी चंबल नदी, उसके अंदर हमने इसको देख लिया था। अब देखो ये कितने जिलों में बहती है, 6 जिलों में बहती है। यानी 6 जिलों में बहने वाली 3 नदियाँ हो गई, एक का नाम है लूनी, एक का नाम है बनास और एक का नाम है चंबल। ये 3 नदियाँ हैं जो 6 जिलों में बहती है, ठीक है ना। RCBATS, इसको ऐसे याद रख सकते हो, RCB, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, ठीक है साथियों। अब देखो आगे, 6 जिलों में बहती है, ठीक है। और कितने राज्यों में बहती है, एक राज्य में बहती है, राजस्थान में। इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं साथियों। ये चंबल आ गई, इसकी बात हमने कर ली। देखो नंबर 1, ये नंबर 1 सहायक नदी है, इसका नाम है खारी नदी। क्या नाम है, खारी। नंबर 2 छोटी सहायक नदी है जिसका नाम है डाई। यानी देखो चंबल, ये हमारे बनास नदी, खारी नदी और डाई नदी देवली टोंक में मिलती है और एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। नंबर 3, ये देखो नंबर 3, ये इस नदी का नाम है बेड़च नदी, जो कि हमारे उदयपुर में बहती है, फिर चित्तौड़गढ़ में बहती है और फिर हमारे भीलवाड़ा में मिलती है। अब भीलवाड़ा में जहाँ मिलती है वहाँ पर एक नदी और मिलती है जिसका नाम है नंबर 4 यानी मेनाल नदी। यानी मेनाल नदी जो है चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में बहती है। यानी ये जो जगह है, इस जगह पर 3 नदियाँ, एक का नाम है हमारे बनास नदी, एक का नाम है हमारे बेड़च नदी और एक का नाम है मेनाल नदी। ये बिंगोद भीलवाड़ा में मिलती है और एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। उसके बाद देखिए नंबर 5, ये देखो ये नंबर 5वीं नदी है। इस नदी का नाम है कोठारी नदी। क्या नाम है इसका, कोठारी। कोठारी नदी भीलवाड़ा में मुख्य रूप से बहती है, कोठारी नदी। नंबर 6 की बात करें तो ये देखो जयपुर से एक नदी निकलती है, जयपुर से उसके बाद टोंक में बहती हुई सवाई माधोपुर में जाती है। इसका नाम है मोरेल नदी। मोरेल की ही 2 छोटी छोटी सहायक नदियाँ हैं, एक का नाम है कालीसील नदी और एक का नाम है ढूंढ नदी। कालीसील नदी मोरेल की सहायक है, काली सिंध नदी किसकी सहायक है, चंबल की सहायक है, ध्यान रखना। उसके बाद ये नंबर 7 है, ये देखो ये अजमेर से एक नदी निकलती है और आपके आती है टोंक में। इस नदी का नाम है मानसी नदी। क्या नाम है, मानसी नदी। और नंबर 8, ये मध्य प्रदेश से एक नदी आती है साथियों और आकर चंबल में मिलती है और बनास, चंबल और
सीप, ये तीनों नदियाँ मिलकर एक त्रिवेणी संगम बनाती है, जो कहाँ पर है? आपके रामेश्वरम, सवाई माधोपुर में है। और ये सीप नदी मध्य प्रदेश में बहती है। तो ये 8 प्रमुख इसकी सहायक नदियाँ हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल, ठीक है ना। तो ये बनास नदी की बेसिक बात है, बनास नदी कल कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हुए इस टॉपिक को क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे साथियों। आज हमने देखा है चंबल नदी और चंबल की सहायक नदियाँ, बनास नदी और बनास की सहायक नदियाँ। इसके आगे वाला जो टॉपिक है उसको कल करेंगे साथियों। अगर आपको मुझसे लाइव मिलना है तो आप मुझसे लाइव मिल सकते हैं। लाइव कहाँ पर मिलेंगे मुझे? लाइव शाम को 5 बजे वाईफाई 2.0 पर मिल सकते हैं, और इंडियन ज्योग्राफी के लिए सुबह 9 बजे वाईफाई, जो हमारे अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है उसमें आरपीसी सेक्शन में विष्णु कुमार जांगिड़ को जाके फॉलो कीजिए। कल रात्रि 9 बजे, यानी येस्टरडे की बात कर रहा हूँ, राजस्थान ज्योग्राफी का टेस्ट लगा था जिसमें 45 क्वेश्चन थे और बहुत सारे लोग, 100 से ज़्यादा लोगों ने उसमें भाग लिया था। तो आप भी इस प्रकार के टेस्ट में आइए और अपने आप की जो योग्यता है उसकी जांच कीजिए, कहीं आपकी तैयारी में कोई कमी तो नहीं है। ऐसे ही इंडियन ज्योग्राफी का टेस्ट सुबह 9 बजे लगता है और राजस्थान ज्योग्राफी का टेस्ट रात को 9 बजे लगता है। तो आप वहाँ पर शामिल हो सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा। आप मुझे फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाकर, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है साथियों। अगर लाइव मुझसे मिलना है तो शाम को 5 बजे वाईफाई 2.0 पर मुझसे मिल सकते हो। अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, खुश रहना, मस्त रहना, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू आगे बढ़ाते रहना। मिलते हैं शाम को 5 बजे। जय हिंद, जय भारत।